बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा दूं कि हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था? किसी भी एरिया में से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पास आउट होती हैं हम उसको कहते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ठीक है, अब किसी भी एरिया में से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास आउट होंगी तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या होंगी, हमारे पास वो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। जब भी किसी एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस पास करेंगी तो हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे, और जब भी किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगी तो हम क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यहाँ पे 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं। इसको पढ़ने से पहले एक और बात याद रखनी है आप लोगों ने कि देखें, अगर कोई भी सरफेस है उसका जो वेक्टर एरिया है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मींस कि ये जो सरफेस है इसको मैंने किस डायरेक्शन में रखा है, इसको मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में रखा है, बट इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि जो सरफेस होगी उसका वेक्टर एरिया हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं सरफेस को क्या करती हूँ, इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लेस कर देती हूँ। मैंने अब सरफेस को कैसे रखा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रख दिया। अब इसका वेक्टर एरिया वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो अभी भी देखें कि हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और जो वेक्टर एरिया है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे के नॉर्मल हैं, राइट एंगल पे हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन बी ही है, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन पास थ्रू अ सरफेस हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इसको सपोज कर लें ये सरफेस है, इसको मैंने रखा है वर्टिकली। ठीक है, इस सरफेस को मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में रखा है। वो कहते हैं जब सरफेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और सरफेस के दरमियान में 90 का एंगल बन रहा होगा। जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तब क्या होगा कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स उस सरफेस का काउंट होगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, अब इस सरफेस में जितने भी पास करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस जितनी भी पास करेंगी इस सरफेस में से, तो वो हमारा क्या होगा, उस सरफेस का फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को दोबारा से देखें कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जब वो पास करती हैं किसी भी सरफेस में से और वो सरफेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड, जिसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस सरफेस का। सेकेंड डेफिनेशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस पास थ्रू अ सर्टेन एरिया। किसी भी एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं तो हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन हो गई। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से डिनोट किया जाता है और जो वेक्टर एरिया है उसको ए वेक्टर से शो किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से शो किया जाता है। तो इसका फार्मूला किस तरह से आएगा, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करके डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा आ जाएगा। तो अब आपने इसका यूनिट निकालना है कि यूनिट क्या आता है। तो अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो बी का यूनिट निकाला था वो न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर के इक्वल निकाला था। अब हमने 5b का निकालना है, तो 5b इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, ये तो b का हो गया और साथ में एरिया आ रहा है तो उसका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 1 मीटर से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और यही चीज़ वीबर के भी इक्वल होती है। ठीक है, यही चीज़ वीबर के भी इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5b का मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आ गया है, क्या, 2 यूनिट आए हैं, एक न्यूटन मीटर पर एम्पियर और एक वीबर। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अब हमने देखने हैं केसेस, देखने हैं कहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, कहाँ पे मिनिमम होता है, कहाँ पे कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो सरफेस है इसको हमने रखा है वर्टिकली। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेट की हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब देखें कि अगर मैंने सरफेस को वर्टिकली रखा है तो उसका वेक्टर एरिया क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं की बनाती हूँ, की बना के समझाती हूँ कि देखें अब जो सरफेस है, ठीक है, सरफेस के डिफरेंट नाम हैं, इसको प्लेन भी कह दिया जाता है, इसको हम प्लेन कह देते हैं और वेक्टर एरिया भी कह देते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि जो सरफेस है, सरफेस को मैं ऐसे लिखूँगी, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे पैरेलल होनी चाहिए किसके, वेक्टर एरिया के। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होनी चाहिए वेक्टर एरिया के। तो यह यूँ भी आप कह सकते हैं यहाँ पे जो सरफेस है वो दो वेक्टर एरिया और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों के साथ इसका 90 का एंगल बन रहा है। अब आपने एंगल किसका देखना है, एंगल आपने देखना है बी और ए के दरम्यान में क्या एंगल बन रहा है। अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल का मतलब है उनके दरम्यान में एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर बी और ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि देखें, if the field is directed along the normal to the area and theta is equal to 0 डिग्री, अगर जो फील्ड होगी वो जो एरिया है, जो प्लेन है, जो सरफेस है उसके नॉर्मल होगी, मीन्स कि उसके साथ 90 के एंगल पे होगी, तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, 0 डिग्री। देखें, अब सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल नहीं लेना, यहाँ पे किसके दरमियान में, ए और बी के दरमियान में एंगल लेना है। ए और बी के दरमियान में एंगल 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये सरफेस अगर वर्टिकली है तो वेक्टर एरिया इसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। तो 5 इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 जब आप लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे कॉस 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा 5 इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, दोनों पैरेलल होंगी तब हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए फील्ड लाइंस के। अगर अब एंगल किसका देखना है, सरफेस और बी का नहीं देखना, एंगल देखना है किसका, बी और ए के दरमियान में, वेक्टर एरिया के दरमियान में, वेक्टर एरिया बी के दरमियान में यहाँ पे एंगल 0 डिग्री बन रहा है। अब उसके बाद उसी सरफेस को हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी पहले से ही हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग सेट की हुई हैं, अब उस एरिया को हमने वर्टिकल से हटा के हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग रख दिए। ठीक है, अब मैंने सरफेस को हॉरिजॉन्टल रखा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट है। ठीक है, तो अब देखें कि अब यहाँ पे वेक्टर एरिया क्या आएगा, अवर डायरेक्शन में। अब वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का बन रहा होगा तो cos 90 0 होता है, तो हमारा जो फ्लक्स हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखें कि व्हेन द फील्ड इज़ पैरेलल, जब फील्ड पैरेलल होगी किसके, प्लेन ऑफ द एरिया, यानी कि जो सरफेस है, प्लेन ऑफ द एरिया का मतलब है सरफेस के, जब बी पैरेलल होगी किसके, सरफेस के, तब क्या होगा, जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा, क्योंकि वेक्टर एरिया तो अवर डायरेक्शन में है ना, बी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान में कितना है, 90 का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे आपने की पॉइंट क्या याद रखना है, की पॉइंट कुछ इस तरह से बन रहा है, अब सरफेस क्या है, पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर एरिया के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि जो ये दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों परपेंडिकुलर है किसके, इसके। अब अपने एंगल किसके दरमियान में देखना है, बी और ए के दरमियान में। बी और ए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जो ए है वो अपर डायरेक्शन में है और जो बी है वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कर लें, 90 आ जाएगा, तो कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो 5 बी इज इक्वल टू 0, यहाँ यानी कि हमारे पास 90 के एंगल पे फ्लक्स क्या होता है, मिनिमम होता है। तो कोई लाइंस पास नहीं होती हैं या मिनिमम पास आउट होती हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी क्या होगा, 0। ओके, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 हो गया है, जब क्या है कि जो वेक्टर एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का मतलब है कि मीन्स कि वो किसी एंगल पे पड़ी हुई है, ना वो टोटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना वो टोटली वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो वो थोड़ी सी क्या है कि हमने मतलब बोथ कंपोनेंट में आ रही है, कुछ उसका पोर्शन हॉरिजॉन्टल है कुछ पोर्शन वर्टिकल है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। इन केस ऑफ अ कर्व्ड सरफेस प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, the curved surface is divided into a number of small surface element, each element being assumed plane, and flux through the whole curved surface is calculated by the sum of the contribution from all the elements of the surface। होगा क्या कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है ना कि ना वो टोटली हॉरिजॉन्टल में होगा ना वो टोटली वर्टिकल में होगा, तब हम क्या करेंगे कि हम उसको नंबर ऑफ़ पैचेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ पैचेस को डिवाइड कर लेंगे, नंबर ऑफ़ पैचेस को फिर हमने लेना है सम। ठीक है, हम उनको सम करेंगे, सम करने के बाद सम कर लेंगे, सम करने के बाद हम क्या करेंगे कि उनका आंसर निकालेंगे, और उस फार्मूले को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई बी इज इक्वल टू सिग्मा बी डॉट ए वेक्टर डेल ए वेक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैचेस को हमने सम अप करके तो इस तरह से हम टोटल सरफेस का मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं अगर कोई कर्व सरफेस आ जाती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, तो यहाँ पे अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि देखें कि दो चीज़ें हैं, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और दूसरा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो ये दो बातों में कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे शो किया जाता है, फाई बी से, और जो सेकेंड फाई बी छोटा सा लिखें, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसको बी से शो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक बात आपको बताने लगी हूँ कि गौर कीजिएगा, जो बी है ना उसके तीन नाम हैं। क्या, एक तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसको कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी इसको कहते हैं, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तीन नाम मैंने बोले हैं। बी को क्या क्या कहते हैं, पहला है मैग्नेटिक इंडक्शन, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तीन नाम है इसके, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको फाई से शो किया जाता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी डॉट ए के इक्वल। तो अगर मैंने यहाँ से बी निकालना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से अगर मैंने बी निकालना है तो देखें बी इज इक्वल आ जाएगा फाई बी ओवर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई है, यहाँ पे ये चीज़ आ गई है। अब ज़रा गौर कीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगा, ये डॉट प्रोडक्ट है किसका, बी और ए का। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और ए का वेक्टर एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है कि ये जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको पर यूनिट एरिया पे डिवाइड कर दें। ठीक है, एरिया पे डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड एज ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द यूनिट एरिया दैट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कि हमारे पास जो भी फ्लक्स है वो वेक्टर एरिया के क्या है, ये जो रेशो कहलाएगी उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहेंगे। जितने भी नंबर ऑफ लाइंस है दोबारा से वही बात रिपीट की हुई है कि बी हमारे पास क्या है, कि फाई बी ओवर ए के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये या यूँ भी कह लें कि रेशो है फाई बी बाय ए की। ठीक है, उसके बाद अब इसका यूनिट क्या बनेगा, तो हमने क्या पढ़ा है कि फाई बी का यूनिट वीबर बना था, और वीबर किसके इक्वल था, न्यूटन पर मीटर, नहीं मीटर था, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, अब जो बी का यूनिट क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखें बी इज़ इक्वल टू फाई बी ओवर ए है, फाई बी वीबर है और वीबर किसके इक्वल है, न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। तो पर एम्पेयर बटा, अब एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, यहाँ पे लिख रही हूँ न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक मीटर स्क्वायर क्या होगा, ये दोनों जब ये -2 ऊपर जाकर हो जाएगा, जब इसमें से ये एक कट होगा तो ये क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। और अगर आपको याद हो न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर हमने कहा था ये टेस्ला के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने इसका बी का यूनिट पढ़ चुके हैं। इसको देखें कि इसका क्या बनेगा, वीबर, और इसका बनेगा मीटर स्क्वायर। तो हम इसका दो एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, वीबर वी डब्ल्यू बी पर मीटर स्क्वायर, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके भी इक्वल है, और तीसरा नाम है इसका टेस्ला। ठीक है, अब जो याद आप लोगों ने रखना है कि फाई बी के दो यूनिट मैंने बताए हैं, एक वी बी, दूसरा है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ठीक है, ये किसका है, ये फाई बी के यूनिट्स हैं, और जो बी के यूनिट्स हैं वो क्या क्या बनते हैं, वो बनते हैं टेस्ला, और टेस्ला इक्वल होता है न्यूटन पर मीटर
पर एम्पेयर और तीसरा होता है वीबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 यूनिट हो गया। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।